जामिन ने बिया को अपनी कसम देकर उससे सारी हकीकत पूछ ली और मजबूरन बिया को सब बताना पड़ा कि उस रात एजाज और सलमान उनके बाप को मारने का प्लान कर रहे थे और कैसे उसे अगवा किया गया, फिर फार्म हाउस पर रखा और कैसे आजिम ने उसको बेआबरू किया, फिर निकाह किया। सारी हकीकत वो बताती चली गई और जामिन जैसे जैसे सुनता जा रहा था उसकी आंखों में खून उतरता जा रहा था। यह हकीकत इतनी भयानक थी कि जामिन फिर दिन रात इंतकाम की आग में जलने लगा। वो एजाज और सलमान को बर्बाद कर देना चाहता था। फिर जामिन ने उन दोनों की तलाश शुरू कर दी। दोनों मुल्क से बाहर रहते थे। जामिन को बस उन दोनों का पाकिस्तान आने का इंतज़ार था। जामिन हमेशा से हुरैन के बारे में सोचता था। आखिर वो उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी। वो अक्सर हैरान तो रहता कि सलमान ने कभी मुड़कर उनका हाल तक ना पूछा। कितनी कयामतें नहीं टूटी थी उन पर। आशिर और नाहिद बेगम की मौत का सुनकर भी वो पाकिस्तान नहीं आया था। सलमान की हकीकत जानने के बाद जामिन को सलमान के साथ साथ हुरैन से भी नफरत हो गई, क्योंकि हुरैन उस शख्स की बेटी थी जिसने जामिन से उसकी ज़िंदगी की हर खुशी छीन ली थी। जामिन ने एजाज और सलमान को उनके अंजाम तक पहुंचाने का पक्का इरादा कर लिया, इसीलिए उसने एजाज की कमज़ोरी पर वार किया। एक उसका बेटा आसिम और दूसरा पैसा। इसीलिए जामिन ने एजाज को बर्बाद करने के लिए उसके बिजनेस को बर्बाद कर दिया। एजाज को स्मगलिंग के संगीन केस में उम्र कैद बामुशक्कत हो गई। इस तरह एजाज अपने अंजाम को पहुंचा। अब सिर्फ सलमान रह गया था जिससे जामिन दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था। उसने सलमान को तलाश करना शुरू किया, लेकिन कुछ खास पता न चल सका। एक दिन उसे अपने ज़रिए से पता चला कि सलमान पाकिस्तान आ गया है और यहीं अपना बिजनेस कर रहा है। जामिन ने सलमान को भी उसकी कमज़ोरी से तोड़ने का प्लान बनाया और सलमान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बेटियां थीं। इसीलिए जामिन ने हुरैन का ताक़ुब शुरू किया। वो हुरैन की हर सरगर्मी पर नज़र रखता था। वो कब कॉलेज जाती है, कब आती है, किससे मिलती है, किससे दोस्ती है। और फिर जामिन ने हुरैन को अगवा करवा लिया और उसे हवेली में रखा। वो सलमान को उस अजियत से गुजारना चाहता था जिससे उसका बाप गुजरा था। 2 रातें हुरैन को हवेली में रखा। जामिन इंतकाम की आग में इतना जल रहा था कि हुरैन की कम उम्री और उसकी मासूमियत की परवाह किए बगैर उसने उसके वजूद की धज्जियां उड़ा दी। उस मासूम को बेदर्दी से तोड़ दिया और फिर उसे लेकर सलमान के घर गया। वहाँ सलमान का अपनी बेटी के लिए तड़पना जामिन को सुकून पहुँचा रहा था। और फिर जामिन हुरैन को पल पल अजियत देने लगा। हुरैन की मासूमियत और उसकी खूबसूरती भी जामिन को ना पिघला सकी। शाहजी, वो असगर कह रहा है कि आपसे कोई मिलने आया है। जामिन आज हवेली में ही मौजूद था जब असगर ने आकर उसे कहा। उस वक्त वो स्टडी में बैठा कोई अहम फाइल का मुतालिया कर रहा था। ब्लैक शलवार कमीज पहने, जबकि ब्राउन गरम शाल शोल्डर्स पर थी। वो निहायत वजीह मर्द लग रहा था। बगैर कोई जवाब दिए वो उठ खड़ा हुआ और लाउंज नुमा हॉल की तरफ बढ़ा। लेकिन मेन दरवाजे के बाहर एक कदम के फासले पर सलमान को खड़ा देखकर उसका सफ़ेद चेहरा यकदम गुस्से से सुर्ख हो गया। सलमान ने भी जामिन को सामने से आते देखा। सलमान को जामिन बिल्कुल आशिर जैसा लगा। आशिर जैसी शक्ल सूरत, रोब और दबदबा। सलमान को लगा जैसे सामने आशिर है, उसका भाई। असगर, तुम्हें ये बताने की कब से ज़रूरत पड़ गई कि कौन हवेली में आएगा और कौन नहीं? जामिन ने सलमान को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए असगर की तरफ देखते हुए कहा। शाहजी, गलती मुआफ़, लेकिन इन्होंने बड़े शाहजी का वास्ता दिया तो मजबूर हो गया। असगर ने जामिन के बिगड़े तेवर देखे तो सर झुकाकर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। क्यों आए हो यहाँ अब? जामिन ने सलमान को गुस्से से देखते हुए कहा। जामिन, मेरी बेटी को छोड़ दो, वो मासूम है। जामिन, उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेकसूर है, वो बहुत कम उम्र है। जामिन। सलमान बेबस सा खड़ा जामिन के सामने इल्तजा कर रहा था। जामिन अपने सामने खड़े उस मशहूर बिजनेसमैन को देख रहा था जो अपनी बेटी के लिए उससे भीख मांग रहा था। सलमान को देखकर जामिन तमस्खराना हंसा। वो मेरी बीवी है सलमान, मैं अपनी चीज़ किसी को देना तो दूर, उसे देखने भी ना दूं किसी को। और तुम कह रहे हो कि मैं हुरैन को छोड़ दूं, उसे तुम्हारे हवाले कर दूं? जामिन मगरूराना अंदाज में गोया हुआ। मैं बाप हूँ उसका। जामिन। अब के सलमान की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, जिसको सुनकर जामिन के माथे पर बल पड़े थे। आवाज़ नीची रखो अपनी सलमान। तुम इस वक्त जामिन अली शाह की हवेली में खड़े हो। जामिन का अंदाज ऐसा था जैसे अभी सलमान को हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। जामिन, तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो?
आशिर का बेटा ऐसा तो नहीं कर सकता किसी बेकसूर के साथ। मैं जानता हूँ तुम हुरैन से इंतकाम ले रहे हो, लेकिन देखो इस सब में उस मासूम का कोई कसूर नहीं है। सलमान अब काफ़ी धीमी आवाज़ में बोला था। मेरे बाप का नाम दोबारा अपनी ज़ुबान से लेने की गलती मत करना। अब निकलो यहाँ से, ज़्यादा देर अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हें। जामिन निहायत हकारत से गोया हुआ। बिया के साथ जो भी कुछ हुआ वो इससे पहले कि सलमान कुछ बोलता, जामिन गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ा और सलमान का गिरेबान पकड़ लिया। खबरदार, अगर मेरी शरीफ और पाक दामन बहन का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तुमने, इसी वक्त ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। पापा। जामिन को अपनी पुश्त पर हुरैन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। हुरैन उनसे कुछ फासले पर खड़ी थी। हुरैन को कुछ शोर सुनाई दिया तो वो नीचे आई थी, लेकिन यहाँ सलमान का गिरेबान जामिन के हाथों में देखकर वो खुद पर काबू ना रख सकी और सलमान को पुकारा। जबकि हुरैन के ऐसे पुकारने पर जामिन को उस पर बेतहाशा गुस्सा आया था, क्योंकि हुरैन के सर पर दुपट्टा ना था बल्कि कंधे पर एक तरफ रखा हुआ था। सख्त गुस्सा उसे इस बात पर आया कि वहाँ असगर भी मौजूद था और उसकी बीवी किसी गैर मर्द के सामने आई, ये जामिन कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। हुरैन को वहाँ पाकर असगर, जो कि पहले ही सलमान के साथ मेन दरवाजे से 1 कदम बाहर खड़ा था, अब 2 कदम और पीछे हुआ और उल्टे कदम वहाँ से निकल गया। मुबादा कहीं जामिन अपना सारा गुस्सा उसी पर ना निकाल दे, इसीलिए उसे वहाँ से जाने में ही आफियत नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में जाओ फौरन। सलमान का गिरेबान झटक कर उसने मुड़कर हुरैन को वार्न करने के अंदाज में कहा। हुरैन, 1 मिनट से पहले अपने कमरे में जाओ। अगर तुम नहीं गई ना तो फिर अपना अंजाम सोच लो। जामिन हुरैन को ऐसे खड़े देखकर फिर से दहाड़ा था। हुरैन ने बेबसी से पहले जामिन को देखा जो उसे ही घूर रहा था, और फिर सलमान को देखा जो खुद भी बेबस और मजबूर नजर आ रहा था। सच कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। शादी से पहले सारे इख्तियार बाप के पास होते हैं और शादी के बाद शोहर के बाद। आज सलमान को ये बात शिद्दत से महसूस हुई कि अब उसकी बेटी वाकई पराई हो गई है। वो लाख चाहने के बावजूद खुद को ना रोक सका। उसकी आंखों के सामने हुरैन रोती हुई जा चुकी थी। यकीनन वो जामिन से डरती थी, तभी फौरन उसके कहने पर अंदर चली गई थी। ये उसकी हंसती मुस्कुराती बेटी तो ना थी जो बस अपनी किताबों में गुम रहती थी। हर तरफ खुशियां बखेरती, घर में हर वक्त हुरैन और रामीन की हंसती आवाज गूंजती थी। और आज हुरैन को देखकर सलमान अपनी माजी में की गई गलती पर जी भर के पछता रहा था। काश अगर वो एजाज के साथ मिलकर बिया को अगवा न करता तो आज उसकी बेटी इस अजियत से ना गुजर रही होती। असगर, इसे ले जाकर हवेली से बाहर फेंक दो और ख्याल रखना आइंदा इसके नापाक कदम हवेली में ना आए। सलमान अभी तक उसी जगह को देख रहा था जहां अभी कुछ देर पहले हुरैन खड़ी थी। जामिन की आवाज़ से वो ख्याल की दुनिया से लौटा। जामिन की बात पर अमल करते हुए असगर ने उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। सलमान के जाने के बाद वो तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। हस्बे मामूल हुरैन बेड पर बैठी रो रही थी। जामिन के जोर से दरवाज़ा बंद करने पर हुरैन ने नज़रें उठाकर जामिन को देखा तो जामिन का गुस्से में चेहरा देखकर यकदम वो डर गई। उसने फौरन आंसू साफ किए और बेड से उठ गई। जामिन चलता हुआ उसके करीब पहुंचा और अपने दाएं हाथ से हुरैन का मुंह दबोचा और बाएं हाथ से उसके बालों को झटके से पकड़ा। तकलीफ के बाइस एक दफ़ा फिर से हुरैन का चेहरा भीगने लगा। वो जामिन के हाथों पर अपने हाथ रखकर उसके हाथ अपने मुंह और बालों से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जामिन की पकड़ बेहद सख्त थी। क्यों सर से दुपट्टा उतरा तुम्हारे? बोलो। हाँ, बेशरम, बेहया, बदकिरदार औरत, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। जामिन गजबनाक अंदाज में गोया हुआ, जबकि गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। एक गैर मर्द के सामने तुम दुपट्टे के बगैर आई कैसे? बोलो। अपने बाप को देखकर मेरी बात भूल गई तुम? कहा था ना मैंने तुम्हें कि कमरे से बाहर आते हुए सही से दुपट्टा लोगी तुम। जी तुमने मेरी बात नहीं मानी। बेशरम, बेहया, अपनी खूबसूरती के जौहर दिखाना चाहती हो सबको। हाँ, इतने दिनों से अपने आशिकों से नहीं मिली ना तुम, इसलिए मचल रही हो। अब देखना मैं तुम्हारी खूबसूरत जुल्फों को कैसे बदसूरत बनाता हूँ। जामिन हुरैन को सख्ती से दबोचे इंतहाई गुस्से से चीख रहा था। असगर की नज़र हुरैन पर नहीं पड़ी थी। वो वहाँ से फौरन चला गया, लेकिन उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि हुरैन कैसे मुंह उठाकर आ सकती है किसी के भी सामने। तभी वो हुरैन को अब सज़ा देने के दर पे था।
डरी सहमी हुरैन को बेड पर फेंक कर वो कमरे में कोई चीज़ ढूंढने लगा। हुरैन परेशान सी बैठी अपनी सांसों को हमवार करने लगी। वो ज़ामिन के शदीद रद्द अमल पर खौफ से कांप रही थी। या अल्लाह, अब ये क्या करेंगे मेरे साथ? अल्लाह जी मेरी मदद करें। बहते आंसुओं के साथ हुरैन दिल में दुआएं मांग रही थी। मतलूबा चीज़ मिलने पर ज़ामिन बेड पर बैठी हुरैन की तरफ बढ़ने लगा। हुरैन ने जब ज़ामिन के हाथ में कैंची देखी तो नासमझी से कभी ज़ामिन को तो कभी कैंची को देखने लगी, लेकिन उसे उस वक्त कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। तुम्हारे इन खूबसूरत बालों को अभी बदसूरत बनाता हूँ मैं, फिर देखना कभी तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरना तो दूर सरके का भी नहीं। ये कहते ही ज़ामिन ने हुरैन की पुष्ट पर बिखरे भूरे खूबसूरत बालों को अपने बाएं हाथ में पकड़ा। नहीं 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 नहीं, प्लीज़ मुझे प्लीज़। ज़ामिन की बातों को समझने के बाद हुरैन ने ज़ामिन के आगे हाथ जोड़ दिए। वो लड़खड़ाती आवाज़ में माफ़ी मांगने लगी। माफ़ कर दे प्लीज़। वहशत और खौफ के बाइस हुरैन की आवाज़ भी ना निकल पा रही थी। वो हाथ जोड़कर ज़ामिन से अपने नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांग रही थी, जबकि ज़ामिन बेहिसी और जुल्म के रिकॉर्ड कायम कर रहा था। और फिर ज़ामिन हुरैन के बाल काटता गया। वो रोती रही, सिसकती रही, माफ़ी मांगती रही, लेकिन ज़ामिन जब तक उसके बाल ना काट चुका था तब तक उसे चैन ना पड़ा। हुरैन के बाल जो कि कमर तक थे अब बेतरतीब से बमुश्किल कांधों से भी ऊपर तक हो गए। हुरैन से पीछे होकर अब ज़ामिन ने कैंची दूर उछाली। अब वो बिल्कुल हुरैन के सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जबकि उसने टांगे सामने पड़े टेबल पर रख ली और कमीज़ की जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और होंठों से लगा लिया। वो अपने सामने बैठी हुरैन को सुकून से देखने लगा। वो इतना मुतमईन नजर आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुरैन जो बेड के किनारे पर टिकी हुई थी अब बेड से टेक लगाकर सर घुटनों में दिए ठंडे फर्श पर बैठ गई। ज़ामिन को साफ महसूस हो रहा था कि वो कांप रही है। हल्के नीले रंग का सादा सा सूट पहना था उसने और दुपट्टा जो कि सारी कार्रवाई में बेड की दूसरी तरफ गिर गया था वो हुरैन ने उठाकर अपने सर पर ले लिया था। उसकी आंखें बेहद सुर्ख थीं। रोने की वजह से या फिर खौफ की वजह से वो बेआवाज़ बैठी रो रही थी। फर्श पर उसके कटे बाल बिखरे पड़े थे। ज़ामिन की नज़रें हनूज हुरैन की जानिब थीं। अब हुरैन ने भी नज़र उठाकर उस संगदिल जालिम को देखा, लेकिन ज़ामिन की आंखों में देखने की उसमें हिम्मत ही कहाँ थी। तभी फौरन सर झुका लिया। ज़ामिन को उसका ये अमल अच्छा लगा। एक पल को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, फिर अगले पल चेहरे के तासुरात सख्त तर कर लिए और सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। एक पल को रुका और हुरैन से मुखातिब होकर बोला, मेरे आने से पहले अपना हुलिया और कमरा दुरुस्त करके रखना। कुछ देर में ही आता हूँ मैं, और सोग खत्म करो अपना अब। मुड़कर ज़ामिन ने सर्द लहजे में कहा और चला गया। एक दफ़ा फिर हुरैन ज़ामिन की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद हुरैन उठी, फर्श पर बिखरे बालों को इकट्ठा किया और दिल पर पत्थर रखकर डस्टबिन में फेंक दिए। कमरे को साफ करके वो अलमारी से अपना एक जोड़ा निकालकर मन भारी कदम उठाती हुई वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद शावर लेकर वज़ू किया और मगरिब की नमाज अदा की। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो फूट रो दी। या अल्लाह, मैंने तो जब से होश संभाला है तब से सिर्फ ज़ामिन को चाहा है, उनसे मोहब्बत की है, उस वक्त से जब मुझे मोहब्बत के मायने भी पता ना थे। ज़ामिन, मैंने तो हमेशा आपको चाहा है, आपके लिए खुद को संभाल कर रखा। 5 साल की थी तब से, क्योंकि मैं आपकी अमानत थी। जब से हमारा निकाह हुआ, आपको याद है दादों ने हमें निकाह के बाद कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और हुरैन, तुम ज़ामिन की अमानत हो। तुम्हें किसी गैर मर्द के बारे में सोचना भी गुनाह है, क्योंकि मैं ज़ामिन की हुरैन हूँ। आज भी सब याद है मुझे, सब। ज़ामिन, फिर कैसे ज़ामिन? आपने मुझे बद किरदार कहा। कैसे ज़ामिन? हुरैन मुसल्ले पर बैठी हाथ फैलाए सिसकती हुई कह रही थी। अल्लाह जी, मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की, तो वो क्यों मुझे बद किरदार कहते हैं? क्यों? वो फूट फूट कर रो रही थी। पापा ने कुछ गलत किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं? क्यों इतनी नफ़रत करते हैं मुझसे? अल्लाह जी, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे, लेकिन वो तो नफ़रत करते हैं मुझसे। प्लीज़ अल्लाह जी, उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दें प्लीज़। खुदा के सामने अपने दिल का हाल बयान करके अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। आंसू पोंछकर मुसल्ला रख के अब उसका रुख किचन की तरफ था, क्योंकि उसे ज़ामिन के आने से पहले खाना तैयार करना था। रात को ज़ामिन आया तो हुरैन अभी भी किचन में थी। मुलाजमा के बताने पर वो ट्रे में खाना रखकर धड़कते दिल के साथ कमरे की जानिब बढ़ी।
بلا شبہ وہ ضامن سے بے حد ڈرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں ضامن کی محبت کے ساتھ ساتھ ضامن کی وحشت بھی بیٹھ چکی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ضامن سامنے کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حورین نے ضامن کی طرف دیکھا جو شاید ابھی نہا کر آیا تھا اور اس وقت صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اس کا سفید جسم واضح تھا۔ حورین نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ رکو، آؤ کھانا کھاؤ۔ حورین کو باہر جاتا دیکھ کر ضامن نے جلدی سے کال کاٹ دی اور حورین کو مخاطب کیا۔ اب وہ شرٹ پہن کر صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ حورین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور ضامن سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، اب کی بار سختی سے کہا گیا تو حورین نے ضامن کی بات پر فوراً عمل کیا۔ کچھ لقمے لے کر وہ رک گئی اور پھر جب ضامن نے کھانا کھا لیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا تو حورین برتن سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ حورین جب کمرے میں واپس آئی تو ضامن بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل میں لگا تھا۔ ضامن کو دیکھ کر اسے کچھ دیر پہلے والی کارروائی یاد آئی جب ضامن نے اس کے بال کاٹے تھے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا اور وہ کانپنے لگی، لیکن ہمت کر کے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر ٹک گئی۔ آ کر پاؤں دباؤ میرے، اللہ جی مجھے بچا لیں۔ آنکھیں میچ کر وہ دل میں دعا کر رہی تھی۔ تبھی ضامن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو آنکھیں کھولی اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ضامن کی سائڈ پر آئی اور بیٹھی تو ضامن نے اپنے پاؤں اس کی گود میں رکھ دیے۔ وہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ چٹاخ چٹاخ 2 تھپڑ اس کے گال پر رسید کیے۔ دم نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟ ذرا زور سے دباؤ۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ضامن کے اس طرح بولنے سے حورین جو پہلے ہی اس کے تھپڑ مارنے پر خوف سے لرز رہی تھی اور زیادہ سہم گئی۔ وہ اپنی پوری قوت سے پاؤں دبانے لگی، لیکن حورین کی طاقت ضامن کے مضبوط اعصاب کے آگے بہت معمولی تھی۔ ٹانگیں بھی دباؤ۔ کچھ دیر بعد ضامن پھر سے بولا اور اب وہ موبائل سائڈ پر رکھ کر حورین کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سفید رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے ہوئے تھی جبکہ سر پر دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، ایسے کہ حورین کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفید چہرہ، گلابی گال، اناری ہونٹ، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ضامن صاف محسوس کر رہا تھا۔ ضامن کی نظریں حورین کو مزید پزل کر رہی تھی۔ حورین کا دلکش سراپا ضامن کو بے قابو کر رہا تھا۔ ضامن کی آنکھیں خمار آلود ہونے لگی۔ اب اس نے اپنے پاؤں کھینچ کر حورین کو اپنے بے حد قریب کیا۔ ضامن کی اس حرکت پر حورین کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا کیونکہ ابھی اذیت باقی تھی۔ ضامن کی وحشت اور شدتیں وہ کیسے سہتی یہ تو وہ یا پھر اس کا خدا ہی جانتا تھا۔